हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। आज हमारा एस्टेट पीजीटी कॉमर्स एमसीक्यू सीरीज़ का डे 10 है और आज की क्लास में हम कवर करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 238 से। लेकिन उससे पहले प्लीज़ जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम्स तक ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और हम डेली इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, नॉट डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। हु सेड? ये कॉन्सेप्ट किसने दिया कि मैनेजमेंट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ पीपल्स, नॉट डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। कि मैनेजमेंट लोगों को डेवलप करना और उनकी स्किल को इम्प्रूव करना है। ऑप्शन ए है लॉरेंस मोयो, लॉरेंस एप्ले, एल्टन मायो या एल्टन जॉन। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉरेंस एप्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिचुएशनल मॉडल ऑफ लीडरशिप वाज डेवलप्ड बाय। देखो, सिचुएशनल लीडरशिप का जो मतलब होता है वो ये है कि जो लीडर अपनी स्टाइल को सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करे, ये होता है सिचुएशनल मॉडल। और ये मॉडल कहता है कि एक फिक्स्ड लीडरशिप स्टाइल इफेक्टिव नहीं होती, सिचुएशन और फॉलोवर्स की मैच्योरिटी के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। सो लीडरशिप का जो सिचुएशनल मॉडल है वो दिया था पॉल हर्सी ब्लैचर्ड ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रिक्रूटमेंट इज तो देखो, जो रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट का काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना, और रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है। ठीक है, ये पॉजिटिव प्रोसेस होती है क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है और जो कैंडिडेट्स होता है उनको इनवाइट अट्रैक्ट किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें। लेकिन जो सिलेक्शन होती है वो सिलेक्शन होती है नेगेटिव प्रोसेस और रिक्रूटमेंट होती है पॉजिटिव प्रोसेस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन्वॉल्व्स। देखो, डेलीगेशन का सिंपल सा मतलब होता है बॉस अपना काम और अथॉरिटी किसी सबऑर्डिनेट को ट्रांसफ़र कर दे। तो देखो, डेलीगेशन में तीन चीज़ें आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़ एंड अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट। किसी भी अपने सबऑर्डिनेट को ड्यूटीज़ के साथ साथ अथॉरिटी भी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थ्योरी अज्यूम्स दैट पीपल्स आर जनरली लेजी एंड विल अवॉइड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इनमें से कौन सी ऐसी थ्योरी है जो अज्यूम करती है कि जो पीपल वो हैं वो लेज़ी होते हैं, लोग कामचोर होते हैं, आलसी होते हैं और जो काम को है वो अवॉइड करते हैं। कौन सी थ्योरी कहती है? थ्योरी वाई, थ्योरी पी, थ्योरी जेड या थ्योरी एक्स? तो देखो, जो डगलस मैकग्रेगर है ना, उसने दो थ्योरी दी थी, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। ये थ्योरी दी थी डगलस मैकग्रेगर ने। तो थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि थ्योरी एक्स कहती है कि लोग होते हैं वो काम से बचना चाहते हैं और वो लेज़ी होते हैं। लेकिन थ्योरी वाई है वो जस्ट इससे अपोजिट है थ्योरी एक्स की। थ्योरी वाई के अकॉर्डिंग लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं और काम को इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने कहा है लेज़ी पीपल और जो काम को अवॉइड करते हैं, तो वो कहता है थ्योरी एक्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। देखो, हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, जिसमें से डिसिप्लिन, रेमुनरेशन, सेंट्रलाइजेशन ये सब इंक्लूड होते हैं। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन का उन्होंने अलग से प्रिंसिपल नहीं दिया था। ठीक है, बल्कि उसको सेंट्रलाइजेशन के बैलेंस में ही एक्सप्लेन कर दिया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन कोई भी प्रिंसिपल नहीं था जो हेनरी फ्योल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया दैट अ सबऑर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपीरियर टू whom he or she is directly responsible। इनमें से कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉई सिर्फ एक ही बॉस को रिपोर्ट करेगा? एक एम्प्लॉई एक ही बॉस को रिपोर्ट करेगा। ऑप्शंस हैं यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, रेडीनेस ऑफ फॉलोअर्स एंड सुपरविजन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनिटी ऑफ कमांड। देखो,
अगर एक एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा बॉसेस इंस्ट्रक्शन देंगे तो कन्फ्यूज़न और कॉन्फ्लिक्ट होगा। इसलिए मैनेजमेंट कहता है कि हर एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही बॉस हर एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड टेलर राइट द बुक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? जो FW टेलर है उसने अपनी एक फेमस बुक लिखी थी द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वो कौन से साल में लिखी थी? 1909, 1911, 1920 या 1901? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1911। उसने जो अपनी फेमस बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वो 1911 में लिखी थी। द ड्राइव टू बिकम व्हाट अ पर्सन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग इज कॉल्ड। देखो, किसी भी पर्सन के अंदर अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने की जो इच्छा होती है उसको क्या कहते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ मोटिवेटिंग? देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट दिया था अब्राहम मैस्लो ने। तो अब्राहम मैस्लो की जो हायरार्की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग मैस्लो कहता है कि सबसे टॉप में आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पर्सन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंचना चाहता है, मतलब जो वो बन सकता है वो बनना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखो, मैस्लो के अकॉर्डिंग इंसान की नीड है ना एक पिरामिड की जैसी होती हैं। नीचे वाली नीड होती है वो जैसे ही कंप्लीट हुई फिर उससे ऊपर वाली आएगी। तो 5 बॉटम टू टॉप 5 लेवल्स होते हैं, इस तरह से होते हैं 5 लेवल। ठीक है, सबसे जो नीचे फर्स्ट लेवल पे आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, बेसिक नीड्स, जिसमें आपका रोटीज़, कपड़ा, मकान, पानी जैसे जो सर्वाइवल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका फर्स्ट लेवल पे आएगा। उसके बाद सेकंड लेवल पे आपकी आएंगी सेफ्टी नीड। ठीक है, सेफ्टी नीड जैसे सिक्योरिटी, जॉब की सिक्योरिटी, हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए तो इंसान सेफ फील करना चाहता है, तो सेकंड नंबर पे सेफ्टी नीड्स आएंगी। थर्ड नंबर पे आएगा आपका सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में आएगा जैसे लव है, फ्रेंडशिप है, बिलोंगिंगनेस है, तो वो आपका सोशल नीड्स में आएगा। फोर्थ लेवल पे आएगा एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में जैसे रिस्पेक्ट, स्टेटस, कि लोग मुझे वैल्यू करें, तो वो आपका आएगा फोर्थ पे। और जो सबसे टॉप वाला लेवल है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब अपनी फुल जो पोटेंशियल को अचीव करना, उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, कि मैं जो बन सकता हूँ वो बन जाऊँ। तो ये 5 लेवल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 247। एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट क्रिएट्स ड्यूल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कंबाइंस फंक्शनल एंड प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन इज। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में एक एम्प्लॉय को 2 बॉसेस को रिपोर्ट करना पड़ता है? वैसे तो सिर्फ एक ही बॉस को रिपोर्ट करना होता है, लेकिन कौन सा इसमें ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिसमें 2 बॉसेस को रिपोर्ट करना होता है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, फंक्शन स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर या प्रोडक्शन स्ट्रक्चर? देखो, जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय को जैसे एक फंक्शनल मैनेजर जैसे HR या फाइनेंस हेड और एक प्रोजेक्ट मैनेजर, तो दोनों को रिपोर्ट करना पड़ता है, तो उसे कहते हैं हम मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें 2 लोगों को रिपोर्ट करना पड़ेगा, एक तो खुद का अपना प्रोजेक्ट मैनेजर, दूसरा HR या फाइनेंस हेड, तो वो सिर्फ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में ही होता है। नेक्स्ट है a leadership style going beyond the leader's self-interest and focusing on opportunities to help followers grow and develop is known as। देखो, इनमें से कौन सा जो लीडरशिप स्टाइल ऐसा है जहां लीडर अपने फ़ायदे से ऊपर उठकर फॉलोअर्स की ग्रोथ पे फोकस करता है? ऑप्शंस हैं सर्वेंट लीडरशिप, कैरिज्मेटिक लीडरशिप, सोशलाइज्ड लीडरशिप या सिचुएशनल लीडरशिप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर्वेंट लीडरशिप। देखो, इस टाइप के लीडर्स का जो मेन फोकस होता है वो अपने फॉलोअर्स को डेवलप करना और उनको ग्रो करना होता है, इसलिए इसे कहते हैं सर्वेंट लीडरशिप। मतलब लीडर अपने आप को सर्वेंट समझ के दूसरों की ग्रोथ के लिए काम करता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए एक बार दूसरे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। कैरिज्मेटिक लीडरशिप, तो कैरिज्मेटिक लीडरशिप वो होता है जिसकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, उस लीडर की जो पर्सनैलिटी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि लोग नेचुरली उसे फॉलो करते हैं। मीन्स
जो कैरिज्मेटिक जो लीडरशिप है, लीडर जो होता है वो अपनी पर्सनैलिटी से लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। सोशलाइज्ड लीडर, जो सोशलाइज्ड लीडर होता है वो होता है जहाँ लीडर अपनी पावर को ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूज़ करता है, तो उसको कहते हैं सोशलाइज्ड लीडरशिप। लास्ट है सिचुएशनल लीडरशिप। तो सिचुएशनल लीडरशिप का मतलब है लीडर अपनी स्टाइल को सिचुएशन के हिसाब से चेंज करे। सिचुएशनल मतलब सिचुएशन के हिसाब से चेंज करे, मतलब कभी स्ट्रिक्ट हो जाए, कभी स्पोर्टिव और कभी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडर। इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शनल लीडर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ऑप्शंस हैं कॉन्टीजेंट रिवार्ड, लेसे फेयर, इंस्पायरेशनल मोटिवेशन या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शनल। देखो जो ट्रांजैक्शनल जो लीडर होता है, जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का फोकस होता है रिवार्ड और जो पनिशमेंट सिस्टम पे, कि या तो रिवार्ड दो या फिर पनिशमेंट। और इसमें लीडर क्या बोलता है, काम करोगे तो रिवार्ड मिलेगा, काम नहीं करोगे तो पेनल्टी मिलेगी। सो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप रिवार्ड और पनिशमेंट के बेस पे काम करता है, ये इंस्पायरेशन नहीं देता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंस्पायरेशनल मोटिवेशन। ये ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बाकी रिवार्ड है, लेसे फेयर है या फिर मैनेजमेंट एक्सेप्शन है, वो इसके पार्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। इनमें से कौन सा ट्रेनिंग मेथड ऑफ द जॉब नहीं है, मीन्स ऑन द जॉब काम करता है। देखो ट्रेनिंग के ना दो टाइप्स होते हैं, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब मीन्स एक्चुअल काम के साथ ट्रेनिंग देना, और ऑफ द जॉब होता है काम से अलग ट्रेनिंग देना, जैसे क्लासरूम, सिमुलेशन, ये ऑफ द जॉब होते हैं। चलो अब ऑप्शंस को देख ले। ऑप्शन 1 है ए है जॉब रोटेशन। तो जॉब रोटेशन मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग देना होता है, ये जॉब रोटेशन ऑन द जॉब है, ऑफ द जॉब नहीं है। तो इसका राइट आंसर वैसे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे किसी भी एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरी जॉब पे ट्रांसफ़र करना, जैसे कैशियर है उसको अभी कैश से हटा के दूसरे उस पर डिपार्टमेंट में, जैसे लोन डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करना, इस तरह उसको कहते हैं जॉब रोटेशन। नेक्स्ट है क्लासरूम लेक्चर। तो ये भी ऑफ जॉब ट्रेनिंग मेथड है। सिमुलेशन ये भी ऑफ जॉब ट्रेनिंग मेथड है, एंड वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग मेथड ये भी ऑफ जॉब है। तो ऑन द जॉब सिर्फ जॉब रोटेशन है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। To make others behave in such a way which they would not behave otherwise means कौन सी नीड ऐसी है जिसमें इंसान दूसरों के बिहेव को इन्फ्लुएंस या कंट्रोल करना चाहता है। ऑप्शन ए है नीड ऑफ अफिलिएशन, नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ पावर या नीड ऑफ एसोसिएशन। देखो नीड ऑफ अफिलिएशन होता है लोगों से रिश्ते बनाना, उसको बोलते हैं नीड ऑफ अफिलिएशन। नीड ऑफ अचीवमेंट का मतलब होता है गोल अचीव करना, एंड नीड ऑफ पावर, तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नीड ऑफ पावर। ठीक है, और ऑप्शन डी है नीड ऑफ एसोसिएशन। तो नीड ऑफ एसोसिएशन है वो भी सिमिलर है अफिलिएशन से, बट ये कंट्रोल नहीं करना चाहता। लेकिन जो नीड ऑफ पावर है ये कंट्रोल करना चाहता है दूसरों के बिहेव का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इफेक्टिव if it enables individuals to contribute to the objectives of the enterprise. This is known as। कौन सा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तब इफेक्टिव होगा जब लोग अपना एफर्ट से ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब सब लोग एक ही गोल की तरफ काम करें, यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ही गोल की साइड काम करेंगे, तो उससे क्या होगा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेटर और इफेक्टिव तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन रिलेटिंग अप्रोच टू मैनेजमेंट वाज ओरिजिनेटेड बाय। जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है वो किसने ओरिजिनेट की थी? देखो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच का जो फोकस होता है वो है एम्प्लॉयज़ की फीलिंग्स पे, मोटिवेशन और बिहेवियर पर। सो इस अप्रोच को फेमस बनाया था एल्टन मेयो ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्टन मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द फेमस बुक द फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट वाज रिटन बाय। द फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट नाम की जो फेमस बुक है वो किसने लिखी थी? ऑप्शंस हैं हेनरी फ्योल, ऑप्शन बी ओलिवर सेल्डन या एफ.डब्ल्यू. टेलर उर्विक। किसने दिया था? ये चार ऑप्शंस हैं। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओलिवर सेल्डन ने बुक लिखी थी फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एक्टिविटीज इनटू यूनिट्स फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में बी रेफर्स टू एज। जो एक्टिविटीज़ को ग्रुप या डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करने को क्या कहते हैं? डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन या स्पेशलाइजेशन। सो देखो, जब ऑर्गेनाइजेशन अपने काम को डिफरेंट पार्ट्स या यूनिट्स में डिवाइड करता है, जैसे एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब सिमिलर एक्टिविटीज़ को एक ग्रुप में अरेंज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स दैट। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि एक मैनेजर कितने लोगों को इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है। क्योंकि देखो, हर एक मैनेजर के पास ना लिमिटेड कैपेसिटी होती है, इसलिए वो सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ जो सबॉर्डिनेट्स हैं उन्हीं को मैनेज कर सकता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए मैनेजर कैन सुपरवाइज ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स। तो इसका मतलब होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल, कि कितनी कैपेसिटी है, कितने लोगों को वो कंट्रोल कर सकता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, पॉलिसी मेकिंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ। तो पॉलिसी बनाना, जैसे रूल्स गाइडलाइंस सेट करना, मैनेजमेंट के किस फंक्शन का पार्ट है? प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग या मोटिवेटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्लानिंग। देखो, प्लानिंग का काम होता है फ्यूचर के लिए डिसीजंस लेना, गोल सेट करना और उन्हें अचीव करने के लिए रूल्स और पॉलिसी बनाना। इसलिए पॉलिसी मेकिंग का काम होता है, प्लानिंग के अंडर आता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।